नमस्कार, मैं माहिन पठान। स्वागत है आप सभी का कारण न्यूज की इस खास मुलाकात में। इस खास मुलाकात में आज हमने जिन्हें आमंत्रित किया है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं में अगर कोई लिस्ट होती है तो सबसे पहले इनका नाम आना चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं ना, गोर गरिबांचा मानुस सहदेव गोसावी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका कारा न्यूज के इस स्टूडियो में और इस खास मुलाकात में। वैसे तो हमने देखा है कि नागपुर शहर विकसनशील शहर है, यहाँ पर विकास उफान पर है, लेकिन कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर यहाँ विकास है तो यहाँ कुछ ऐसे भी तथ्य है जो लोगों को पता नहीं है। ये होता है सर कि जहां से हम बिलोंग करते हैं, जहां पैदा हुए हैं, वहां के लोगों के साथ हमको ज्यादा हमदर्दी होती है। वैसे तो सर पूरे नागपुर शहर के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। जब भी कोई मुसीबत में होता है तो पहली पुकार सहदेव गोसावी सर को लगती है। लेकिन पूर्व नागपुर से आप बिलोंग करते सर, वहां के लोगों को आपसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। आपने वहां पे काफी समय दिया है, बहुत काम किया है। क्या अवलोकन आपने किया, क्या निरीक्षण में आपके आया है कि कहाँ पूर्व नागपुर खोखला है और क्या वहां पर नहीं हुआ है अब तक? अच्छी सोच, काबिल नीति, समाज सेवा हमारी राजनीति, इस स्लोगन के साथ मैंने अपनी जीवन की शुरुआत की थी। अच्छा काम करना चाहिए, ये समाज में हर किसी के मन में रहता है, पर कोई चाहे अनचाहे कोई कर नहीं पाता है। हम निरंतर ये करते आ रहे हैं। चाहे 2011-12 में जो बाढ़ आई थी जी, उस समय सबसे पहले नंदनवन स्लम में जो कमर के ऊपर पानी गया, वहां पे दौड़ के जाने वाले हमारी टीम थी। ऐसे कई अनगिनत ऐसी मुसीबत आई तो लोगों ने समय समय पर सहदेव गोसावी को याद किया है जी। सबसे बड़ा अगर पूरे देश में अगर हाहाकार मचा है वो है कोरोना जी। कोरोना 24 मार्च को लगा था और हमारी टीम ये 26 मार्च से एक्टिव हो गई। तत्कालीन नागपुर के कमिश्नर साहब और तुकाराम मुंडे जो आयुक्त थे, इन्होंने हमारे को बहुत ज्यादा उस समय मदद की। हमारे 25 साथियों के साथ हम शहर के ऐसे ऐसे लोगों को हमने ट्रैक किए। मुंडे साहब ने बताया था कि जो जो कोविड पेशेंट है आप उनको जो आपकी संस्था के माध्यम से सहायता है, जिसमें खाना हो गया, दवाई हो गई, गोली हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, एनीथिंग यानी जो भी उनको लगता आप उनको पहुंचा सकते क्या। तो हमने बोला कि ठीक है सर, हम उतने कैपेबल है और हम हमारे ही 100 खर्चे से उनको पहुंचाते। तो ऐसे हमने पूरब नागपुर नहीं, हमको शहर से पूरब दक्षिण हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, मध्य नागपुर हो गया, उत्तर नागपुर हो गया, ऐसे शहर से जहां से भी हमको नीड आती थी हम लोगों को पहुंचाते थे। यहाँ तक कि दूध, चाय, शक्कर, ऐसे चीजें लोगों को हमने पहुंचाई है जी। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि भगवान ने जब हमें इस दुनिया में भेजा तो हम किसी ना किसी रूप में उनको काम आ रहे। ईश्वर भगवान अल्लाह तो डायरेक्ट ऊपर से नहीं आता है, वो अपने चुनिंदा बंदों को फरिश्तों को भेजता है काम करने। तो भगवान का हम शुक्रगुजार है कि हम ऐसे काम करते आ रहे हैं इस काम के लिए। यही निरंतर काम करते करते फिर हमको समस्याओं सामने आने लगी है जी। जैसे अभी आज डंपिंग यार्ड का आप देख लो, आप डंपिंग यार्ड के मैंने भी कई सारे आंदोलन किया है। वहां पे क्या होगी, जो रिसाइकलिंग मशीन है वो रिसाइकलिंग मशीन कई सालों से बंद थी। रिसाइकलिंग मशीन बंद होने के बाद वहां पे जो कचरा है ना वो डंप हो जाता है। डंप होने के बाद वो कचरे में सड़न पैदा होती है और जिससे एरिया में बदबू में पूरा माहौल हो गया है और वहाँ लोगों का वो बदबू में जिंदगी जीने के लिए लोग वहाँ खाना नहीं खाते शाम के समय। कई बीमारियां भी सर फैल रही है इससे ना, वहाँ बीमारी फैल रही है, बदबू है, फिर उससे मच्छर वगैरह पैदा होते हैं, बहुत सारी चीजें थी। तो वहां हमने वो डंपिंग यार्ड का आंदोलन किया। एवं 2 दिन के अंदर वो करोड़ों रुपए का ऐसा उसमें जब वो मशीन बंद थी, मशीन बंद रहने के बावजूद भी उसका जो बिल था, जेसीबी का बिल, ट्रक का बिल, मशीन का बिल, वहां के मजदूरों का बिल, इसका बिल ही चालू था। यानी मशीन बंद रहने के बाद भी अगर लाखों रुपए महानगर पालिका को चपत लग रही है, महानगर पालिका से पैसे वसूल किए जा रहे, किसी न किसी रूप से वो पैसे हमारे जेब से जा रहे हैं। हमारे जो शहर के जो टैक्स पेयर है, शहर के टैक्स पेयर के रूप में पैसे जा रहे। मैंने आंदोलन करने के बाद, हमारी टीम ने आंदोलन करने के बाद 2 दिन के अंदर मशीन कैसे क्या चालू हो गई, ऐसा सवाल हमने सम्माननीय कृष्णा खोपड़े साहब को पूछे, उनके पास जवाब नहीं है। अब वहां पे जो उस डंपिंग यार्ड में चलने वाले जो ट्रक है, उस ट्रकों के इंश्योरेंस नहीं है। अब वो ट्रक हमारे परिसर में घूमते हैं, नंदनवन पूर्व नागपुर के परिसर में, किसी की अगर जान ले ली तो उनका मुआवजा, उनकी जान माल का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी भर के देती है। और आजकल तो नागपुर में सर हिट एंड रन तो बिल्कुल उफान पर है। हिट एंड रन के मामले तो थम ही नहीं रहे। शहर कैसे आप देखते हैं? हिट एंड रन में ऐसा है कि मैंने 2-3 आंदोलन किया, संविधान पे बहुत बड़ा आंदोलन किया हो, जिसकी वजह से आज मालू
वो अंदर है, जेल के अंदर है। हम ये पूर्ण विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि जब से मैंने आंदोलन किया, शहर पे हिट एंड रन पे काबू हो गया है। और आने वाले समय में अगर हिट एंड रन को अपने को रोकना है तो बियर बार, दारू की दुकानें और जो बियर शॉपी है और डिस्को और पब, ये सब चीजों को जहां जहां दारू रात में सुबह 4 बजे तक परोसी जाती है, इनको रात के 10 बजे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, जिस वजह से हिट एंड रन मामले पे अपने को अंकुश पाया जा सकता है। इस मुद्दे को आपने से जोड़ा सर कि शराब और ये सब, इस पर क्यों नियंत्रण नहीं है? आपको क्या लगता है क्यों इसे नियंत्रित नहीं किया जा रहा है? बावन कुले साहब अपने एक्साइज मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में शहर के अंदर अनगिनत नए नए वाइन शॉप इंस्टॉल हो गए, नए नए बियर शॉप इंस्टॉल हो गए। अभी तो नया प्रारूप अपने को देखने को मिल रहा है, बियर शॉप वो तो लोगों की कॉलोनी में और घरों के पड़ोस में आ गए, उससे लोग परेशान है। और वहाँ नए यानी 18 साल 17 साल 15 साल के लड़के वहां जाके बियर पी रहे, खुलेआम बियर शॉपी में ही बियर को दी जाती है पीने के लिए, वहां परमिशन है। तो इनको परमिशन किसने दिया? तो मेरा आरोप तो सीधा आज की तारीख 52 को साहब को बोलूंगा ना मैं कि साहब आपके कार्यकाल में कितने सारे ये सब अड्डे बन गई है, तो इस पे अंकुश लगाना किसकी जिम्मेदारी है? भाजपा 15 साल से नागपुर के अंदर है, हमारे विधायक नागपुर में, यहाँ के पालक मंत्री सन्मान्य फडणवीस साहब है, यहाँ पे नागपुर के हेवीवेट नेता नितिन जी गडकरी सन्मान्य हमारे। जब इतने सारे पावरफुल लोग होने के बाद अगर आप शहर को काबू नहीं कर पा रहे हैं, शहर का क्राइम रेट देखो आप कहा जा रहा, हर दिन मर्डर पेपर उठाओ, मर्डर 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 बलात्कार ही है। एक तरफ आप बोलते हैं कि हमारी बहन को 1500 रुपए देंगे, लाडली बहन योजना, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? स्टैम्प 500 रुपए, स्टैम्प जो 100 रुपए का जो स्टैम्प होता है उसको 500 रुपए कर दिए, लोगों की ड्यूटी बढ़ा दी है, पेट्रोल 100 रुपए का पार हो गया है, तेल 200 रुपए का पार हो गया है, दाल 200 रुपए के पार हो गया। एक तरफ आप 1500 रुपए दे रहे, 1500 रुपए दे के आप हमारी बहन को कमजोर कर रहे। जो जिस बहन की कैपेसिटी 15,000 महीना कमाने की है, उनको 1500 महीना दे रहे। यानी बहन को आप भीख मत दो, बहन अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप बहन को मजबूत करो, उनको रोजगार दो, शहर में नए नए रोजगार लाओ। शहर अभी देखो यहाँ के बुट्टीपुरी MIDC के 2 अपने प्रोजेक्ट कहाँ चले गए? गुजरात चले गए। तो ऐसा अपने शहर को कमजोर हो रहा है। आप स्मार्ट शहर बोलते, स्मार्ट शहर बोलते, कहाँ स्मार्ट शहर है? डेंगू का देखो आज हर दिन मेओ मेडिकल, सरकारी अस्पताल, कामठी हो गया, उमरेड हो गया, सावनेर हो गया, बुट्टी, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र और शहर, हर दिन 7-8 लोगों की मौत हो रही है सिर्फ डेंगू की वजह से। जी। और आप बोलते स्मार्ट शहर हो, कहाँ का स्मार्ट शहर है ये? तो सर इसी से मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा को आप दोषी ठहरा रहे हैं इन सारी चीजों की। तो जो भाजपा सरकार 15 साल से सत्ता में होने के बावजूद नागपुर का खोखला विकास कर रही है, कहीं ना कहीं आपका ये दावा है, तो यदि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में अगर तख्ता पलट होता है या कांग्रेस परचम लहराती है, तो ये सारी चीजों पर नियंत्रण होगा? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल 100% इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि विकास क्या है पहले तो भाजपा को ये समझना चाहिए। कमर इतने सीमेंट रोड बना के या हर जगह न चाहते हुए भी ब्रिज का निर्माण करना, ये विकास नहीं होता, ये सिर्फ कमीशन खोरी है। और मैं कई बार ये आरोप कर चुका हूं कि कमीशन खोरी और विकास, आप ये पहले तय कर लो कि विकास क्या है। विकास होता है यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देना, विकास होता है यहाँ पे नई नई इंडस्ट्रियल को इंस्टॉल करना, विकास होता है इस शहर में क्राइम रेट कम करना, विकास होता है कि जो नए डिग्री प्राप्त लोगों को रोजगार देना। पूरे के पूरे शहर के आज अपने युवा बेंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, अपना शहर में क्या बचा है आप? और आप बोलते हैं कि विकास विकास विकास, काय का विकास है? नागपुर का विकास खो चुका है, कहाँ विकास बचा है बताइए आप? कौन सी फैक्ट्री, कहाँ IT सेक्टर है? आपने MIDC लाके रख दी, IT हब लाके रख दी, कितनी कंपनी वहां कार्यरत है? 0, बहुत बड़ा 0। और आप बोलते हैं हम विकास कर रहे हैं। इनका विकास है, भाजपा का विकास है सिर्फ कमीशन खोरी, सीमेंट और बड़े बड़े पुलिया बनाना और सीमेंट के रास्ते बनाना, यही उनको विकास लगता है। उनके अलावा उनके विकास की परिभाषा उनके अंदर उनको समझ में नहीं आती है। विकास की आप बात कर रहे हैं, पुलिया की आपने बात की है, कमीशन खोरी की आपने बात की है और हिट एंड रन के मामलों की आपने बात की। तो मैं भी ताजा मामला आपको बता दूं कि कल रात ही वहां पर एक 11 साल के बच्चे का सड़क दुर्घटना में जो है पुलिया, जी पारडी पुलिया, आप कल की बात देख लीजिए। वहां पुल के पास में एक 8-9 साल बच्चे की एक्सीडेंट हुआ। उस बच्चे को पारडी भवानी माता हॉस्पिटल, जिनको भवानी माता अस्पताल कहा जाता है, माँ भवानी ट्रस्ट का अस्पताल है, वहां पे गरीब लोगों को इलाज होना चाहिए। उस बच्चे को वहां पे एडमिट नहीं किया,
उस अस्पताल से मेवो मेडिकल आते आते उस बच्चे ने बीच में दम तोड़ दिया। ये कितनी बड़ी शोकांतिका है। जी। और हम बोलते हैं स्मार्ट शहर है, वो पार्टी के पुलिया के ऊपर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने उस पुलिया के ऊपर आंदोलन किया था कि देखो देखो कमीशन का पुल जी, और वो 15 साल हो गए हमारे सम्मानीय खोपड़े को उस पुलिया का उद्घाटन किए, पुलिया को चालू किए। 15 साल हो गए। 15 साल से अभी तक वो पुलिया पूरा नहीं हुआ है। एक अंग उसका खुला ही है जो वाटोड़ा आता है, और 1 साल हो गया उस पुलिया का इनॉग्रेशन करके। अभी आप जाएंगे ना तो पुलिया के ऊपर जहाज ऐसा नहीं गड्ढे पड़े हुए। जब मैंने आंदोलन किया तो 2 दिन के अंदर वहां लिपापोती करके गड्ढे को छुपाया गया है। और आप बोलते हैं स्मार्ट शहर है, पूरा भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, और शहर पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है। जिस समय कांग्रेस सरकार आएगी तो विकास होगा, और जो शहर को जरूरत चीजें जी, बुनियादी सुविधा कांग्रेस देगी, कांग्रेस पार्टी करेगी। तो कांग्रेस पार्टी की जब आप बात कर रहे हैं तो कई लोगों द्वारा ऐसी बात सामने आई है कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम एक हद तक सीमित काम कर सकते हैं। सही। उसके बाद में आपको एक अधिकार की जरूरत होती है, एक रुतबे की जरूरत होती है, एक जगह की जरूरत होती है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या हमको सहदेव गोसावी देखने मिलेंगे उम्मीदवार के तौर पे? बिल्कुल। अभी जनता की तरफ से ये मेरा नाम गया है जी, कि निरंतर 20 साल से मैं जनता के बीच सामाजिक दायित्व निभाते आ रहा हूँ। किसी न किसी रूप में जनता ने सोचा कि एक गरीब का बच्चा सहदेव गोसावी को हमने आमदार बनाना चाहिए। जनता ने हमारे वरिष्ठों को नाम सुझाया है। अब हमारी कांग्रेस पार्टी, AICC नागपुर महाराष्ट्र की जितने भी जो नाना पटोले जी, जितने भी हमारे सम्मानीय कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने सहदेव गोसावी के बारे में विचार करना चाहिए। अगर सहदेव गोसावी को टिकट दे दी जाती है तो मेरा वादा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कृष्णा खोपड़े को 50,000 की जायदाद से मैं हरा दूंगा, क्योंकि एक सामाजिक दायित्व और समाज सेवक व्यक्ति हूँ, और हिंदी साइडर होने के नाते मेरे समाज के 1,40,000 वोटर है। समाज भी साथ देगा, जनता भी साथ देंगी, और जो आज तक जनता के बीच में सक्रिय काम करते आया हूँ इसका फल भी मुझे भविष्य में मिलेगा। कि आपने काम किया है जनता के बीच उतर के, आपने अवलोकन अपना बताया। सर, पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो हम राज्य स्तर पर आप बात करते हैं, अब हम जो है केंद्र स्तर पर मैं बात करना चाहूंगी। हाल फिलहाल में भाजपा जो है बोलने में, शाब्दिक विवाद को तोड़ने में कहीं ना कहीं आगे है। तो ये कहा जाता है अक्सर, तो जो राहुल गांधी जी पर कहा गया था कि जबान काट दी जाएगी, देने वाले को इनाम दिया जाएगा, उनके पिताजी, उनके दादाजी पर जो बातें हुई, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जब इतने बड़े आपके नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता को इस प्रकार का बोला जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी कार्यकर्ता होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? पंजाब के मारवा ने कहा था कि राहुल तेरी दादी का क्या हाल हुआ है, तेरे पिता का क्या हाल हुआ है। बुल्ढाना के संजय गायकवाड़ ने कहा था कि राहुल गांधी की जीप काट के लाके तो 11 लाख रुपए देंगे। मैं एक बात बताता हूँ कि देश को तोड़ने वाले कौन है और देश को जोड़ने वाले कौन है, क्योंकि ये लोगों ने हमेशा गोडसे की भावना निभाई है। गोडसे और गोडसे की विचारधारा इनके अंग में है, और जब भी इलेक्शन आता है ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, और हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। उन्होंने इस देश को नारा दिया, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। पश्चिम से पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक इन्होंने 7,500 किलोमीटर लगभग ये पैदल चले हैं। जी। क्यों पैदल चले? कि उन्होंने लोगों को जोड़ने की बात कही है, भारत जोड़ने की बात कर रही है। इनके दूसरे तरफ देखो आप, ये लोग नफरत की दुकान, ये दूसरी तरफ देखो ये लोग नफरत बो रहे हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी ये मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो इसी में जनता ने विश्लेषण करना चाहिए कि जोड़ने वाला कौन है और तोड़ने वाला कौन है। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं आपके नेता राहुल गांधी। हरियाणा चुनाव की मैं बात करूंगा सर, इसके बाद इतने लोकप्रिय नेता है राहुल गांधी, हरियाणा में काफी कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि चुनाव में तस्वीरें बदल गई, तख्ता पलट हो गया और भाजपा का झंडा वहां पे लहरा गया? क्या लगता है आपको? देखो वहां पे अभी हमारे AICC ने ऑब्जेक्शन लगाया कि इसमें कहीं ना कहीं EVM का घोटाला हुआ है, क्योंकि जो बैकफुट पे भाजपा थी वो अचानक बहुमत में कैसे आ गई, ये भी सोचने वाली बात है। भाजपा के कुछ ही नेताओं का ये भी कहना था कि हमारा नामुमकिन है हरियाणा में लगभग 20 से 25 सीटों पे वहाँ गड़बड़ी हुई है। वैसे ही गड़बड़ी जम्मू कश्मीर में हुई है, वहाँ 5-6 सीट भाजपा कांग्रेस को मिली है, जो कि वहाँ कांग्रेस सत्ता में आने वाली थी, हरियाणा में सत्ता में आने वाली थी। तो ये सीधा EVM का गड़बड़ी है। अगर महाराष्ट्र में चुनाव कराना है तो बैलेट पे आ जाइए, देख लीजिए रिजल्ट। तो ये EVM की हेरफेर जो हुई है, EVM में जो गड़बड़ी हुई है,
लोकसभा चुनाव के नतीजों में क्यों नहीं इस पर जोर दिया गया? क्योंकि तब ऐसा था कि कांग्रेस को ज्यादा जो है प्रतिशत मिला, ऐसा कुछ है? कांग्रेस को ज्यादा प्रतिशत मिलना ये स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय तभी भी कांग्रेस इस सत्ता में आने वाली थी। मोदी की हर जगह मोदी को डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा था जी। और उस समय भी मुझे लगता है कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, क्योंकि अगर मजबूत विपक्ष नहीं देंगे तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर ये दाग लगने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश का सिस्टम खरीद चुका है। सीआईडी ले ली है, सीआईडी खरीद ली, ईडी खरीद ली, बीडी खरीद ली, जो पूरा यानी एकदम, इसलिए किसी न किसी रूप में उनको कांग्रेस को 100 सीटें देना था, टारगेट था, वो कांग्रेस को 100 सीटें मिली है। तो आपको ऐसा आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा कंट्रोल कर रही है पूरे भारत सिस्टम को, या कठपुतली की तरह नचा रही है? 100%। विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? कांग्रेस की सत्ता आएंगी, 100% कांग्रेस इस बार सत्ता आएंगी और हमारे सम्माननीय नाना भाऊ पटोले ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो ये आप दावा करते हैं कांग्रेस पक्ष की ओर से कि नाना पटोले भावी मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र राज्य के? दावा नहीं, ये मेरा यकीन है और ये मेरा आपसे आज वादा है कि हमारे सम्माननीय नाना भाऊ पटोले यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी विधानसभा में मैं विधायक बन के वहां रहूंगा, ये आपको नजर आएगा जी। तो इस प्रकार से दावा कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता सहदेव गोसावी आज कारा न्यूज पर। तो देखते हैं किस प्रकार से भविष्य में विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। तो ये दावा किया है सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता सहदेव गोसावी जी ने कि वो यदि विधानसभा चुनाव जीत कर आते हैं, कांग्रेस का तो उन्होंने दावा किया ही है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में इस बार राज करेगी, परचम कांग्रेस का ही लहराने वाला है। तो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा किया, विधानसभा में हरियाणा जम्मू कश्मीर में भले थोड़ी सी धूल खाई है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है उम्मीदें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि ये दावा किस हद तक साबित होता है। तो इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए कारा न्यूज के साथ। धन्यवाद।